बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज और सबसे पहले अहम खबर शामिल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर रेलवे हुकाम ने मुलाजमीन में मजमूई तौर पर 15% तक कमी करने का फैसला कर लिया है। सेक्रेटरी रेलवे की हिदायत पर तमाम शोबाजात में मौजूद अफसरान और मुलाजमीन की इजाफी तादाद का जायजा लेने के लिए कमेटियां तश्कील दे दी गई हैं। मुलाजमीन की डाउन साइजिंग के हवाले से एडिशनल जनरल मैनेजर्स ने मातहत शोबाजात को मरासला जारी कर दिया है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की हदायत पर रेलवे हुकाम ने मुलाजमीन में मजमूई तौर पर 15% तक कमी का फैसला कर लिया है। सेक्रेटरी रेलवे की हदायत पर तमाम शोबाजात में मौजूद अफसरान और मुलाजमीन की इजाफी तादाद का जायजा लेने के लिए कमेटियां भी तश्कील दे दी गई हैं। मुलाजमीन की डाउन साइजिंग के हवाले से एडिशनल जनरल मैनेजर्स ने मातहत शोबाजात को मरासला भी जारी कर दिया है। तो आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर रेलवे हुकाम ने मुलाजमीन में मजमूई तौर पर 15% तक कमी का फैसला कर लिया है। सेक्रेटरी रेलवे की हिदायत पर तमाम शोबाजात में मौजूद अफसरान और मुलाजमीन की इजाफी तादाद का जायजा लेने के लिए कमेटियां भी तश्कील दे दी गई हैं, जबकि मुलाजमीन की डाउन साइजिंग के हवाले से एडिशनल जनरल मैनेजर ने मातहत शोबाजात को मरासला भी जारी कर दिया है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर रेलवे हुकाम ने मुलाजमीन में मजमूई तौर पर 15% तक कमी करने का फैसला कर लिया है। सेक्रेटरी रेलवे की हिदायत पर तमाम शोबाजात में मौजूद अफसरान और मुलाजमीन की इजाफी तादाद का जायजा लेने के लिए कमेटियां भी तश्कील दे दी गई हैं। मुलाजमीन की डाउन साइजिंग के हवाले से एडिशनल जनरल मैनेजर्स ने मातहत शोबाजात को मरासला भी जारी कर दिया है। मरासला भी जारी कर दिया गया है। तो आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की हदायत पर रेलवे हुकाम ने मुलाजमीन में मजमूई तौर पर 15% तक कमी का फैसला कर लिया है। सेक्रेटरी रेलवे की हदायत पर तमाम शोबाजात में मौजूद अफसरान और मुलाजमीन की इजाफी तादाद का जायजा लेने के लिए कमेटियां भी तश्कील दी गई हैं। मुलाजमीन की डाउन साइजिंग के हवाले से एडिशनल जनरल मैनेजर ने मातहत शोबाजात को मरासला जारी कर दिया है। तो आपको बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की हदायत पर रेलवे हुकाम ने मुलाजमीन में मजमूई तौर पर 15% तक कमी का फैसला कर लिया है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर यह फैसला किया गया है। रेलवे हुकाम की जानिब से फैसला किया गया है कि मुलाजमीन में मजमूई तौर पर 15% तक कमी की जाएगी। सेक्रेटरी रेलवे की हिदायत पर तमाम शोबाजात में मौजूद अफसरान और मुलाजमीन की इजाफी तादाद का जायजा लेने के लिए कमेटियां भी तश्कील दे दी गई हैं, जबकि मुलाजमीन की डाउन साइजिंग के हवाले से एडिशनल जनरल मैनेजर्स ने मातहत शोबाजात को मरासला भी जारी कर दिया है। तो ये बड़ा फैसला है जो कि कर लिया गया है रेलवे हुकाम की जानिब से, और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के पेश नज़र ये फैसला किया गया है कि 15% तक कमी की जाएगी मुलाजमीन में। और सेक्रेटरी रेलवे की हिदायत पर तमाम शोबाजात में मौजूद अफसरान और मुलाजमीन की इजाफी तादाद का जायजा लेने के लिए कमेटियां भी तश्कील दे दी गई हैं। मुलाजमीन की डाउन साइजिंग के हवाले से एडिशनल जनरल मैनेजर्स ने मातहत शोबाजात को मरासला भी जारी कर दिया है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं। सईद, अपडेट कीजिएगा, इस हवाले से फैसला कर लिया गया बिलाखिर? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर रेलवे हकाम की जानब से मजमूई तौर पर रेलवे के अंदर 15% मुलाजमी की कमी का फैसला है वो कर लिया गया है। और इस हवाले से एक मरासला जो है वो एडिशनल जनरल मैनेजर की तरफ से रेलवे की मुख्तलिफ शोबाजात को अरसाल है वो किया गया है। और इस मरासले के मुताबिक तमाम शोबाजात से जो है वहाँ पर मौजूद मुलाजमीन की तादाद और उनकी ज़रूरत के मुताबिक जायजा लेने के बाद एक तफसीली रिपोर्ट तलब है वो की गई है। और ज़राए का ये कहना है कि इन शोबाजात के अंदर इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल समेत सिविल और IT जो शोबाजात हैं वो शामिल किए गए हैं पहले मरले के अंदर। और पहले मरले के अंदर इन शोबाजात में मौजूद जो कमेटियां हैं वो भी तश्कील दे दी गई हैं। और कमेटी को ये हिदायत की गई है कि वो 7 रोज़ के अंदर अंदर तमाम मुलाजमीन की जो मौजूदगी और ज़रूरत के मुताबिक उनका जायज़ा लें। जायज़ा लेने के बाद एक तफसीली रिपोर्ट है मुरतब करने के बाद 7 रोज़ के अंदर अंदर वो लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर को अरसाल है वो की जाए, ताकि उसके बाद 15% तक मजबूरी तौर पर रेलवे मुलाजमीन में कभी डाउन साइजिंग का अमल है वो शुरू किया जा सके। और ज़राए का ये कहना है कि पहले मरले में जो सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स में सिगलिंग एंड टेलीकॉम, IT और इलेक्ट्रिकल ब्रांच पर मुश्तमिल कमेटियां हैं वो तश्कील दी जा चुकी हैं। और इस वजह से एक मरासला जो है वो एडिशनल जनरल मैनेजर की तरफ से रेलवे के तमाम अहम ब्रांचेस को अरसाल है वो किया जा चुका है। और हिदायत की गई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हिदायत की रोशनी में सेक्रेटरी रेलवे की तरफ से हिदायत जारी की गई कि फिलफोर जो है 7 रोज़ के अंदर अंदर तमाम डिपार्टमेंट्स जो हैं वो अपने मातहत मुलाजमीन व अफसरान का जायज़ा लें। और जायज़ा लेने के बाद तफसीली रिपोर्ट है वो मुरतब करने के बाद फिलफोर अरसाल है वो करें, ताकि 15% तक जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हिदायत की रोशनी में मुलाज
की जाएगी, उसके ऊपर मजीद जो पेशरफ्त है वो अमल में लाई जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद, आपने अपडेट किया। एक और मामले के हवाले से बात करेंगे। अख्तर मैंगल ने हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। बीएनपी मैंगल ने हुकूमत से इत्तेहाद तोड़ने का ऐलान कर दिया है। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए अख्तर मैंगल ने कहा कि हम कोई कॉलोनी नहीं, इस मुल्क के शहरी समझा जाए। हमने 2 साल इंतजार किया, अभी भी वक्त मांगा जा रहा है। झंडा गाड़ी पर लगाने से कोई वफादार नहीं बनता, हमें कोई लाइन में नहीं लगने देना। आप ऑनलाइन की बात करते हैं। बाकायदा बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की सेंट्रल कमेटी के फैसले की तवज्जो से पीटीआई से मैं अपनी पार्टी के इत्तेहाद के खात्मे का बाकायदा ऐलान करता हूं। अफसोस होगा मुझे, लेकिन क्या करें। शेर के साथ इख्तिताम करूंगा। शाहों से जो कुछ रब्त न कायम हुआ अपना, आदत का भी कुछ जबर था, कुछ अपनी ज़बान भी। तो आज तो हम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। अख्तर मैंगल ने हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। बीएनपी मैंगल ने हुकूमत से इत्तेहाद तोड़ने का ऐलान कर दिया है। तो इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आरिफ निज़ामी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अख्तर मैंगल की जानिब से हुकूमत से इत्तेहाद तोड़ने का ऐलान कर दिया गया है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? और इसके बाद जो हुकूमत की पोजीशन अब नजर आ रही है, उसको आप कैसे देखते हैं? हुकूमत की पोजीशन अभी तौर पर तो पहले भी बहुत अच्छी नहीं थी, अब बहुत कमजोर हो गई है। लेकिन इसका जो सिंबॉलिक वो ये है कि ये एक नेशनल पार्टी जिसका एक छोटे सूबे बलूचिस्तान से तल्लक है, तो इसका अलामती तौर पे भी हुकूमत पर एक किस्म का और उसकी पॉलिसी पर एतमाद है। लेकिन ये बड़ी अरसे से ये मामला जो है चल रहा था। बदकिस्मती से पीटीआई की हुकूमत ने इस हवाले से जो बीएनपी मैंगल के मुतालबात थे उन पर कोई नतीजा खेज मुज़ाकरात नहीं किए, जिसका ये अब खदशा खजाना है। उसमें एक वजह गालबन ये भी थी कि बहुत ऐसे मुतालबात थे जिनका तल्लक शायद पीटीआई हुकूमत से ज़्यादा कुछ और फोर्सेस से भी था, यानी मसलन एस्टैब्लिशमेंट से था। तो पीटीआई ने इसलिए इन पर कोई बेशरफती दिखाई। अच्छा, आरिफ निज़ामी साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, हामिद मीर साहब से भी हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि अददी अक्सरियत पर अब यकीनन सवालिया निशान लग गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर, और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दोबारा से करवाना चाहिए वज़ीर आज़म इमरान खान को। आप इस पर क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है बिल्कुल ये जो हामिद मीर साहब ने कहा वो दुरुस्त कहा है, लेकिन वो ऐसा होगा नहीं गालबन इतनी जल्दी। लेकिन अपोजिशन को मुतालबा तो करना चाहिए इस चीज का, या अपनी शो ऑफ स्ट्रेंथ करनी चाहिए किसी तरीके से। और ये एक ऐसे मौके पे हो रहा है जब मुल्क जो है शदीद बहरान का शिकार है। लेकिन इसके साथ साथ मेरे ख्याल से पीटीआई की हुकूमत की तरफ से वो कोशिशें कि पीएमएलएन के अंदर एक और जमातों के अंदर को फॉरवर्ड ब्लॉक बना के कुछ लोगों को तोड़ा जाए, उसमें तेजी आ जाएगी। अच्छा, आरिफ निज़ामी साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है अख्तर मैंगल साहब एज एन ऑपोजिशन किस तरह का किरदार अदा कर पाएंगे? ऑपोजिशन में वो बहुत ही लिथल साबित होंगे उनके लिए। वो इस तरह की ऑपोजिशन ही होगी जो पीएमएलएन की है, उससे ज़्यादा सख्त होगी। और वो जो नेशनल हवाले से होगी उस लिहाज से उसका जो कंटेंट है वो मुख्तलिफ होगा, थोड़ा सा बिलावल साहब की जो बातें हैं उनसे मिलता जुलता होगा। ठीक है, आरिफ निज़ामी साहब, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि पहले हम देखते थे कि कोई भी इत्तेहादी नाराज होता था तो हम देखते थे कि फौरन से जहांगीर तरीन साहब अपने जहाज में उन तक पहुंचते थे और उनको मनाने की पूरी कोशिश करते थे और कामयाब भी किसी हद तक हो जाते थे उसमें। मगर अब जहांगीर तरीन की और उनके जहाज की हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी कमी या महसूस होगी। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? जहाज का तो मैं नहीं कह सकता, जहाज तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है।
असली चीज जो है वो ये है कि जहांगीर तरीन साहब वो इमरान खान साहब के एक किस्म के फिक्सर थे। उनको मुख्तलिफ हलकों का एतमाद भी हासिल था और खान साहब का भी एतमाद हासिल था। अब उनके बाद जाने से जो खुला पैदा हुआ है उसमें कोई ऐसी शख्सियत नहीं है मेरे नज़र में आती जो जिसके बारे में जिनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं उनको एतमाद हो। मसलन अगर अलीम खान साहब जाकर कहते हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर को बना लूंगा, मेरे पास मैंडेट है, तो उसकी इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं होगी जो जहांगीर तरीन साहब की होती थी। इसी यही हाल असद अमर साहब का है। ये और भी मैं किसके नाम लूँ, तो आपको पता ही है कि ये ऐसी हुकूमत है जिसमें लाइट वेट रहता है लोग। तो यकीनन ये जहांगीर तरीन साहब जो है वो एक सेल्फलेस तरीके से जो करते रहे काम, वो अब उसका नेमल बदल ढूंढना शायद मुश्किल होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आरिफ निजामी साहब, हमें अपनी राय से आगाह कर रहे थे, अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। अख्तर मेंगल ने हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। BNP मेंगल ने हुकूमत से इत्तेहाद तोड़ने का ऐलान कर दिया है और ये बात उन्होंने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कही, जबकि अख्तर मेंगल ने हुकूमत से अलहदगी का इजहार शायराना अंदाज में भी किया। अख्तर मेंगल ने शेर पढ़ते हुए अहवाल भी बयान किया। मुझे लेकिन क्या करें, शेर के साथ इख्तिताम करूंगा। शाहों से जो कुछ रब्त न कायम हुआ अपना, आदत का भी कुछ जबर था, कुछ अपनी ज़बान भी। अफसोस होगा मुझे, लेकिन क्या करें, शेर के साथ इख्तिताम करूंगा। शाहों से जो कुछ रब्त न कायम हुआ अपना, आदत का भी कुछ जबर था, कुछ अपनी। अख्तर मेंगल ने हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। BNP मेंगल ने हुकूमत से इत्तेहाद तोड़ने का ऐलान कर दिया है। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए अख्तर मेंगल ने कहा कि हम कोई कॉलोनी नहीं, इस मुल्क का शहरी समझा जाए। हमने 2 साल इंतजार किया, अभी भी वक्त मांगा जा रहा है। झंडा गाड़ी पर लगाने से कोई वफादार नहीं बनता, हमें कोई लाइन में नहीं लगने देता। आप ऑनलाइन की बात करते हैं, तो ये इजहार ख्याल किया गया अख्तर मेंगल की जानिब से और उन्होंने कहा कि 2 साल इंतज़ार किया गया और अभी भी इंतज़ार करने का ही कहा जा रहा है। और आज हुकूमत से अलहदगी का ऐलान किया गया बाकायदा तौर पर असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए अख्तर मेंगल की जानिब से। और इस हवाले से सीनियर तज़कियाकार हामिद मीर साहब का ये कहना है कि अब यकीनन हुकूमत की जो अददी अक्सरियत है उस पर सवालिया निशान खड़ा हो गया। लेकिन क्या अफसोस हो, लेकिन क्या करें, शाहों से जो कुछ रब्त न कायम हुआ अपना, आदत का भी कुछ जबर था, कुछ अपनी ज़बान भी। अफसोस होगा मुझे, लेकिन क्या करें, शेर के साथ इख्तिताम करूंगा। शाहों से जो कुछ रब्त न कायम हुआ अपना, आदत का भी कुछ जबर था, कुछ अपनी ज़बान भी। अफसोस होगा मुझे। तो अख्तर मेंगल ने हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। BNP हुकूमत से इत्तेहाद तोड़ने का ऐलान कर दिया है। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए अख्तर मेंगल ने कहा कि हम कोई कॉलोनी नहीं, इस मुल्क का शहरी समझा जाए। हमने 2 साल इंतज़ार किया, अभी भी वक्त मांगा जा रहा है। झंडा गाड़ी पर लगाने से कोई वफादार नहीं बनता, हमें कोई लाइन में नहीं लगता। आप ऑनलाइन की बात हैं। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज़कियाकार सलीम बुखारी साहब। सलीम साहब, आप कैसे देखते हैं इस सारी सिचुएशन को? BNP मेंगल ने अब अलहदगी का ऐलान किया है, हुकूमत की पोजीशन कैसी दिखाई देती है? देखिए, अख्तर मेंगल साहब और उनकी जमात बहुत अहम इत्तेहादी थे PTI के, खास तौर से सेंटर में जो उनकी हुकूमत कायम है उसमें बहुत बुनियादी और बहुत कलीदी रोल था उनका, इसलिए कि कुल 13 वोटों की तो अक्सरियत थी जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो है उन्होंने ये ओहदा संभाला था। उसमें से 4 अरकान का चला जाना जो है और फिर GDA जिस तरह से जो दूसरी एक इत्तेहादी जमात है कराची में, वो भी नाराज है। MQM के साथ भी बहुत सारा मामला जो है वो तय करना बाकी है, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर साहब जो है गलबन सिंध गए हैं और वहाँ उन्होंने मुलाकातें की हैं JDA के वफद से भी और MQM के वफद से भी। तो मुझे यूं दिखाई देता है जैसे कुछ मुश्किल सूरत हाल होती जा रही है PTI की, खास तौर से सेंटर में जहाँ उनकी हुकूमत है और खास तौर से नेशनल असेंबली में जहाँ उन्हें बहुत ही मामूली सी अक्सरियत है।
अब इस तरीके से अगर इत्तेहादी नाराज होते गए तो मेरे ख्याल से ये पीटीआई की क़यादत के लिए लम्हा फिक्रिया है कि वो इसके ऊपर फौरी तौर पर गौर करें। और यूं लगता है कि जिस तरीके से अपोजिशन अब रीएक्टिवेट होने जा रही है, जिसके कुछ इशारे हमें मिल रहे हैं, तो वो कुछ और लोगों को अपने साथ मिला के मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर से ये मुतालबा कर सकती है नेशनल असेंबली में कि वो यानी एतमाद का वोट लें, और उसे हासिल करने में बहुत मुश्किलात पेश आ सकती हैं। ये बहुत ही खौफनाक सूरत हाल हो सकती है। इसलिए मैं समझता हूं कि अब मजीद ताखीर नहीं करनी चाहिए। जो भी किया जा सकता है वो पीटीआई के लिए जरूरी है कि वो करे। अपने इत्तेहादियों को अपने साथ रखने के लिए जो इक़दाम जरूरी हैं वो अगर ना उठाए गए तो सूरत हाल बहुत तेज रफ्तारी के साथ उनके हक से निकल जाएगी, उनके फेवर से निकल जाएगी, और यहाँ कोई भी ऐसी सूरत हाल पेश हो सकती है कि इमरान खान साहब जो हैं वो एतमाद का वोट लेने में कामयाब न हों, तो फिर और भी ज्यादा खौफनाक सूरत हाल का सामना सियासी तौर पे कौम को भी करना पड़ेगा और इन तमाम सियासी जमातों को भी करना पड़ेगा। तो इत्तेहादियों को साथ रखने के लिए इकदाम जल्द अज जल्द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को करना होंगे। सलीम बुखारी साहब, नवीद चौधरी साहब भी हमारे साथ, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ मौजूद है। नवीद चौधरी साहब, यकीनन जिस तरह सलीम बुखारी साहब ने कहा कि जल्द अज जल्द इत्तेहादियों के लिए इकदाम करने होंगे, हम देखते थे MQM जब रूठ जाती थी तो कोई ना कोई उनको मना लेता था हुकूमत की जानिब से, कोई सीनियर रहनुमा जाकर, मगर क्या अब अख्तर मैंगल साहब को, BNP मैंगल को दोबारा से मना लिया जाएगा? बहुत शुक्रिया। मैंगल साहब ने अपनी तकरीर में ये इशारा दिया है हल्का सा कि हम तो इंतजार कर रहे हैं, अब भी अगर कोई पेशरफ हो जाए तो रिकंसिडर किया जा सकता है, ये इशारा उन्होंने दिया है। ये चूंकि बज़ाहिर तो हमें लगता है कि 13 वोटों की एक्सीडेंट से हुकूमत बनी है, लेकिन वो असल में इस हुकूमत की असल ताकत नहीं। इस हुकूमत की वजूद की वाहिद वजह जो है वो वन पेज है, कहते हैं सेम पेज पर है सारे। अब सूरत ऐसी है कि वहां अगर कोई गड़बड़ नजर आती है और वो इस हवाले से डिससेटिस्फैक्शन का इजहार करते हैं कि मौजूदा जो सिविल ढांचा है वो डिलीवर करने में नाकाम हो चुका है, जो वाकयातन हो चुका है, इसमें कोई वहम नहीं रह गया। सारे सिविल इदारे जो है आप देख रहे हैं तेजी के साथ, ये कोरोना को आप देख लें, डिजिटल आ गया, उसके बाद उसको आप देख लें। जो फाइनेंशियल सूरत हाल है वो तो किसी से छुपी नहीं हुई, वो तो कोरोना से बहुत पहले हम कोलैप्स कर गए। आपको शेख रशीद साहब का अपना बयान है कि हम तो दिवालिया होने वाले थे, इसका रस्मी ऐलान होना बाकी था, तो ये कोरोना आ गया, उससे हमें एक कवर मिल गया। खबर तो खैर क्या मिलेगा वो तो एक और बात की बात है, कौम के लिए हालात बड़े खराब है। तो सूरत हाल कुछ ऐसी है कि अगर तो जो इस हुकूमत के सरपरस्त हैं वो हाथ उठा लेते हैं, और ये कुछ ऐसे इशारे हैं, क्योंकि उनकी बात पर इतबार नहीं किया जा सकता, बार बार हमने देखा है कि इशारा होता है और उसके बाद फिर सूरत हाल की चौतर चली जाती है। लेकिन जिस तरह बुखारी साहब ने बड़ी वजाहत से बताया, इस वक्त जो चीजें हैं उसमें सिर्फ एक चीज ऐड करूंगा कि 3 लसन गए हुए हैं, तो अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं कि उन्होंने, जहांगीर तरीन की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने कोशिश की है कि वो मुस्लिम जोन के जो साबिक वज़ीर आज़म हैं मियां नवाज शरीफ साहब, वो वहाँ मौजूद हैं, उनसे मुलाकात की कोशिश की है, उसकी तरदीद नहीं आई। वो एक साथी ने उस वाले क्लिप भी डाला है और खबरें चल रही हैं, तो वो एक बहरहाल एक ये भी इतला है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। तो अगर कोई पंडोरा बॉक्स खुलना हुआ तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि जहांगीर तरीन की जो मूवमेंट है वो इस हवाले से सबसे ज्यादा अहम होगी, क्योंकि जहांगीर तरीन अपने बेतहाशा वसाइल के सबब मुख्तदर हल्कों के भी करीब है, और जब हुकूमत बन रही थी तो उन्हीं को मुख्तदर हल्कों ने आगे किया था कि अपने जहाज के अंदर सवारियां भर भर के वोट लेके आए। ज़ाहिर है उनको तोड़ तो कोई और रहा था, तरीन साहब तो सिर्फ आगे एक फ्रंट पर थे, फ्रंटमैन के तौर पर। तो ये सारी सूरत हाल है। अगर जहांगीर तरीन की तरफ से भी हम देखते हैं कि किस तरह की सूरत हाल दरपेश होती है कि वो कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कुछ कंट्रोवर्सी सामने आती है, कुछ राव फाश कर देते हैं। हुकूमत की कारकर्दगी पर तो मैं समझता हूँ बात करना जो है वो वक्त का ज़या है। हर चीज तश्तबाम हो चुकी है, कुछ बाकी नहीं रह गया, हर चीज ओपन है। तो हर चीज, जी ठीक है, हर चीज ओपन है। सलीम बुखारी साहब भी हमारे साथ मौजूद है, नवीद चौधरी साहब। सलीम बुखारी साहब, जिस तरह से नवीद चौधरी साहब ने भी कहा कि ऑपोजिशन रहनुमा जो है उनका इस तरह से नाराज हो जाना बहुत मुश्किल पैदा कर सकता है, मगर एक तरफ जो हुकूमती इत्तेहादी हैं उनके वादे पूरे नहीं हो रहे, वो नाराज हैं, तो दूसरी जानिब हम देखते हैं अवाम भी काफी मायूस हैं कि उनके भी वादे जो हैं वो पूरे नहीं हुए। और महंगाई की अगर बात कर ले तो कहां पर पहुंच चुकी, तो तहरीक इंसाफ जिसकी बात करती थी कि हम किसकी सपोर्ट पर अभी मौजूद हैं वो इत्तेहादी, और दूसरा वो अवाम की सपोर्ट की बात करते थे, मगर क्या अब वो अवाम की सपोर्ट और इत्तेहादियों की सपोर्ट तो हमने देख ली, क्या अभी भी अवाम की सपोर्ट मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ?
देखिए, पहली बात तो यह है कि नवीद चौधरी साहब ने जो कहा कि जहांगीर तरीन कैन बी ए टर्निंग पॉइंट, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए कि सेंटर में जो जनूबी सूबे के नाम पर 22 के करीब 20 से ज्यादा लोग जो शामिल हुए थे, वो सारा ही कारकर्दगी जो है वो जहांगीर तरीन साहब की थी। इसी तरह से पंजाब में इनकी हुकूमत बनने में भी जहांगीर तरीन का और उनके उस इलाके के एमपीएस का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अगर ये बात सही है जिसकी तरफ इशारा किया नवीद चौधरी साहब ने कि वहां मुलाकात करने की कोशिश हुई है या वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, तो आप समझे पीटीआई का धड़न-दस्ता हो गया। मतलब उसके बारे में तो फिर 2 लम्हे सोचने की जरूरत नहीं है। अगर जहांगीर तरीन साहब टर्न्स हिज बैक टू इमरान खान, तो फिर तो ये दिल का जाना ठहर गया है, अब सुबह गया कि शाम गया वाली बात हो जाएगी। और दूसरी तरफ जो नवीद चौधरी साहब ने कहा कि परफॉर्मेंस के एतबार से ना सिर्फ ये कि हुकूमत की कोई रिट नहीं है, चाहे वो लॉकडाउन का मामला हो, चाहे वो कोरोना वायरस से हैंडल करने का हो, महंगाई का मामला हो, गवर्नेंस की बात हो, ये चीनी के, शुगर के और ये आटे के जो स्कैंडल्स हैं, ये जो इलेक्ट्रिसिटी माफिया जो अब नया एक तश्कील पा गया है, ये सारी चीजें नेगेटिव हैं पीटीआई की परफॉर्मेंस के एतबार से और उनकी हुकूमत के एतबार से। तो इन सारी चीजों को जब यकजा करके आप सोचते हैं तो मुझे तो यूं लगता है कि इमरान खान साहब को तो आज रात को नींद नहीं आनी चाहिए, वो तो बहुत परेशान हो गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, जबकि नवीद चौधरी साहब भी हमें इस हवाले से अपना तजिया दे रहे थे। अख्तर ने हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर दिया है और इसी पर हुकूमती अपोजिशन से अपना तजिया दे रहे थे। आप सबका बहुत शुक्रिया। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। सिंध असम्बली का बजट इजलास जारी है, जबकि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह बजट पेश कर रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर में 2019-20 में हम इससे जुदा हो गए, उनका याद करना भी जरूरी है। मैं पीर सैयद गुलाम शाह जिलानी, अदी शहनाज अंसारी और हमारे प्यारे भाई हाजी मुर्तज़ा बलोच जो कोरोना से की वजह से वफात पा गए, उनको इस मौके पे याद करता हूँ। स्पीकर साहब, असां तमाम ॾुखे वक़्त में आहियूं। हिन ॾुखे वक़्त में असां हिन साल जी जेकी बजट पेश कयूं पिया, उन में काफ़ी इशूज़ आहिनि ऐं उन्हनि खे ॿुधाइण लाइ मां पंहिंजे असेंबली मेंबरान खे ऐं असेंबली जे थ्रू, स्पीकर साहब तव्हांजे थ्रू हिन सूबे जे माण्हुनि खे आगाह करणु थो चाहियां। Sir, we have gone through a long and tiring journey, facing and combating the challenges posed by COVID, the epidemic that spread across international boundaries and eventually escalated into a global pandemic, spreading over 200 countries. It has also affected Pakistan. We now see it extended to our impact in our social and economic domains. In the wake of the disastrous effects of COVID-19, Sindh government initiatives and resources had to be redirected to save precious lives in a potentially decelerating economy. COVID-19 was primarily a threat to existing health systems and subsequently extended its impact to all facets of life. As it grew in size to reach a massive scale, the world had to divert its resources to save people from this invisible enemy. It brought life to a grinding halt and converted cities into virtual ghost towns. It was aimed, sir, the entire world went toward down. The major countries, and I'll talk about some of them. This was aimed at people-to-people contact, breaking the human chain of dominoes, and thus we coined a new word, social distancing. So government of Sindh followed the universally adopted approach to address this virus. Steps were taken as soon as its first case surfaced on 26th of February 2020, and schools were immediately closed to protect our children. We moved towards closing down all places where people could gather, and a lockdown was imposed
on 23rd of March 2020. This continues to be enforced in one way or the other throughout the country. Sir, as soon as we imposed the lockdown, other provinces followed suit and the entire country imposed a lockdown. Sir, I would like to mention that in the entire world, two different approaches were used. One, what I call the capitalist approach, which talked about quote daily wages, but in their mind they had the interest of the capitalist, of the industrialist. Second was the humanist approach, which made COVID-19 a priority. And we are glad that in this province of Sindh, we initiated this. So the countries which use capitalist approach, United States, the United Kingdom, Brazil, Italy, Spain, and to some extent Pakistan, have suffered due to COVID. So whereas the countries which looked at the humanist approach, which cared for the lives of the people, they have successfully, at least initially, combated the virus. I'm talking about China, Greece, Australia, Taiwan, and New Zealand. So New Zealand has successfully countered the COVID virus. They have defeated Corona. But so we need not worry, because in 1992, Pakistan beat New Zealand in the World Cup, and we are still rejoicing that. And unfortunately, we are still suffering because of that. Sir, the government of Sindh did not rely on the lockdown alone. We diverted our resources towards providing better health facilities and towards supporting the common man facing a potential meltdown as the economy came to a near standstill as a result of an imminent national lockdown. Sir, I would like to highlight some of the major steps taken by government of Sindh. We created a coronavirus emergency fund with an initial outlay of ₹3 billion. Initially, ₹1.3 billion was contributed from the government of Sindh and around ₹1 billion from the employees of the government of Sindh. Provision of money is monitored and approved by a committee headed by the Chief Secretary Sindh. The committee has strong representation from the private sector for ensuring transparency as well as neutrality in the processes. We hired one of the top 4 audit firms which has already submitted its first report. So we didn't forget our health professionals. A high-risk allowance comprising of one basic salary in relevant pay scale has been allowed initially to the health personnel who are performing duties related to COVID-19 patients in the health institutions of laboratories. This risk allowance is being extended to all health facilities. Post-graduate house job officers will also be paid initial basic pay of BPS 18 and 17 respectively with effect from March 2020 till subsiding of COVID-19 pandemic. So it is estimated that ₹1 billion will be spent on the health risk allowance in the next financial year 2020-21. So we did not stand idle. When slide 1 when first started, you will see it in a little while on the screens. We had a capacity of only 80 tests per day. That has been successfully increased, and if you see on the 26th of February, Sindh had a capacity of 80 tests per day, which has increased to
बजट इजलास इस वक्त जारी है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 24 न्यूज़ HD।